ये पीआईएल मैन का जो तमगा मिला आपको कैसे मिला और क्या लगता है इसे सुनकर? जो गगोई साहब सीबीआई थे उस समय मेरी कोई पीआईएल थी, तो जैसे मैंने इंटर किया तो बोली यस मिस्टर पीआईएल मैन। मुझे जो जानकारी मिली कि आपने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ लिया कितने पैसे आए कहाँ से। देखिए, फंडिंग जिस तरीके से आ रही थी उसमें डाउट हो रहा था। आजम खान, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग जिनके केसेस को जज फाइल को हाथ लगाने जज डरते थे, हिचकते थे। आपने बता दिया अतीक अहमद का नाम ले लिया, क्या कभी कोई धमकी आई अश्विनी जी? धमकी एक आई हो तो आपको बताऊं, हमने आर्टिकल 370 चैलेंज किया, हमने आर्टिकल 35 में चैलेंज किया, हमने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया। हम तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। मुझे ये जानना है आपसे कि भाई आपने ये भी पीआईएल दाखिल करके रखा है कि भाई जाति धर्म से जो वोट मांगते हैं उन लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। वो एक कहते हैं भारत में फेक न्यूज़ का पूरा बाउंडर चलता है, फेक न्यूज़ का तूफान चलता है, उस तूफान में बाकी चीज़ें लोगों को दिखती नहीं है। कुछ ऐसा बचा अश्विनी जी जिस पर पीआईएल आपको करना है एक शायद कि भाई मुझे ये सिस्टम बदलना है अभी? ये समुद्र है, ठीक है, और इतनी समस्याएं हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ कर लिया। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, ठीक है, तो उसमें 4 लोग आए 4 लोग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई आगे भी आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल। मेरा लक्ष्य है भारत में राम राज्य की स्थापना। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ। आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने वाले वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजनीतिक गलियारों से ज्यादा उनकी पहचान जो है न्यायपालिका के गलियारों में है, लेकिन वो आवाज है उस खराब सिस्टम की जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं। वो आवाज है उन लोगों की जो अपने आवाज उठाने की कोशिश करते हैं अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। तो अश्विनी कुमार उपाध्याय जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बारीकियों से जानेंगे इनसे कि आखिर पीआईएल मैन का नाम या तमगा इनको कैसे मिला। इसके अलावा क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं और पेशे से इंजीनियर भी रहे हैं, आप समझिए कि इन तमाम चीजों का सम्मिश्रण लेकर भी समाज के लिए बहुत बेहतरी का काम करें। देश भर में जितना पीआईएल अश्विनी जी ने किया शायद किसी और ने नहीं किया। अश्विनी जी, ये पीआईएल मैन का जो तमगा मिला आपको कैसे मिला और क्या लगता है इसे सुनकर? देखिए, मैं रेगुलर पीआईएल फाइल करता रहता हूँ, पूरे देश भर में घूमता रहता हूँ, और देश में घूमने के बाद जो आम जनता से जो फीडबैक आता है, जो उनकी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को लेके कई बार मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, कई बार सुप्रीम कोर्ट आता हूँ। अब उसी में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी पीआईएल पेंडिंग हो जाती है। तो कोविड के दौरान ऐसा रहा कि एक समय ऐसा आया कि कोर्ट ज़्यादा चल नहीं रही थी और हम बैठे बैठे पीएल बनाए जा रहे थे। एट ए टाइम एक बार क्या हुआ, 21 पीएल हमारी पेंडिंग हो गई बिना सुनवाई के, पाइल अप हो गई। और ऐसे ही जब गगोई साहब सीबीआई थे उस समय मेरी कोई पीआईएल थी, तो जैसे मैंने इंटर किया तो बोली यस मिस्टर पीएल मैन, क्योंकि उनके सामने हर फ्राइडे को और हर मंडे को हमारे फ्रेश पीएल आ रही थी, तो बहुत सारी पीएल उनके सामने आई, तो उनके मुंह से ऑल ऑफ सडन निकला कि यस मिस्टर पीएल मैन। तो तब से वो पीएल मैन का तमगा आ गया। फिर रमना साहब सीजीआई थे, तो एक बार तो उन्होंने बोला कि आपकी इतनी सारी पीएल पेंडिंग हो गई है, आपके लिए तो अलग से बेंच बनाना पड़ेगा। फिर सॉलिसिटर साहब ने बोला साहब आपको अलग से बेंच ही नहीं बनानी पड़ेगी, सरकार को अलग से मंत्रालय बनाना पड़ेगा इनकी पीएल का जवाब देने के लिए, क्योंकि अकेले जो लॉ मिनिस्ट्री है पूरे जवाब नहीं दे पा रही है। ये अपना एक लाइटर मोमेंट रहता है, कोर्ट में चलता रहता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली लगभग 250 पीआईएल हो गई मेरी, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अश्विनी जी रुकेंगे या फिर ये पीआईएल का दायरा बढ़ता ही जाएगा? पीआईएल इसलिए नहीं रुकेगी कि सांसद विधायक अगर इन मुद्दों को उठाना शुरू कर दें तो पीआईएल हमारी रुक जाएगी। हम जो पीआईएल करते हैं वो सरकार का काम है, वो सांसदों का काम है, विधायकों का काम है। तो दुर्भाग्यवश सांसद विधायक जिन मुद्दों को नहीं उठाते हैं, हम उसको पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाते हैं। ये तो सवाल उन पर भी उठ रहा है कि जो काम नहीं कर रहे हैं, आप सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारा न किसी व्यक्ति से कोई विरोध है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी से विरोध है, न किसी सरकार से विरोध है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बीजेपी में रहते हुए मैंने इतनी सारी पीएल फाइल कर लिया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां आपको जनहित के मुद्दे उठाने की लिबर्टी नहीं देती हैं। आप वैसे भी आप बता दीजिए, कोई कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस और वकीलों की फौज है पूरी, एक से बढ़कर एक वकील है, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सब फौज है। मुझे आप कांग्रेस के किसी एक वकील का नाम बताइए जिसने 10 पीएल किया हो, या और भी सीपीआई बहुत पुरानी पार्टी है, समाजवादी भी पुरानी पार्टी है, और भी बीएसपी है, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसके एक्टिव मेंबर ने या जिसके ऑफिस बियरर ने, जो उनका प्रवक्ता रह चुका हो या उपाध्यक्ष मंत्री रह चुका हो, उसने 10 पीएल फाइल किया हो। मुझे इस बात की खुशी है और बहुत गर्व है कि मैंने बीजेपी में रहते रहते
200 से ज्यादा पीआईएल फाइल। और सबसे शुरुआत आपने कांग्रेस से ही कर दी थी? शुरुआत मैंने कांग्रेस के टाइम में किया था। उसमें मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी, बड़े उल्टे सीधे काम हुआ करते थे। तो उस समय बीजेपी जिन मुद्दों को अपना उठाती थी, लेकिन मैं अपना पीआईएल के माध्यम से उठाता था। इलेक्शन रिफॉर्म पे मेरी बहुत सारी पीआईएल हैं, पुलिस रिफॉर्म पे मेरी बहुत सारी पीआईएल हैं, जुडिशियल रिफॉर्म पे मेरी पीआईएल है। पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए और हर 5 साल के बाद एसआईआर होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, वो मेरी पीआईएल है। आर्टिकल 370 मैंने चैलेंज किया था, आर्टिकल 35 में मैंने चैलेंज किया, ट्रिपल तलाक मैंने चैलेंज किया, पॉलीगैमी मैंने चैलेंज कर रखा है, हलाला चैलेंज कर रखा है, मुताह मिस्यार चैलेंज कर रखा है, तहर्रुस चैलेंज कर रखा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने चैलेंज कर रखा है। वक्फ के बारे में लोगों को पता नहीं था, तब मैंने पीआईएल फाइल किया था, तो उससे वक्फ वाला इशू जनता के बीच में आया। घुसपैठ पे मैंने पीआईएल फाइल किया था 2017 में, तो उसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। आज की डेट में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, हर इलेक्शन में मुद्दा बन चुका है। ड्रग के खिलाफ मेरी पीआईएल है और मुझे खुशी है कि सरकार भी बहुत उस पर तरीके से काम कर रही है और कोर्ट भी उस पर बहुत अच्छी तरीके से कॉग्निजेंस ले रही है। कुछ ऐसा बचा अश्विनी जी जिस पर पीआईएल आपको करना है, एक शायद कि भाई मुझे ये सिस्टम बदलना है अभी? देखिए, ये समुद्र है, ठीक है, और इतनी समस्याएं हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ कर लिया, क्योंकि मैं तो हर सैटरडे संडे 2 से 3 जिलों में जाता हूँ महीने में। मुझे ऐसा लगता है आप समस्याएं ढूंढने जाते हैं। मैं जाता हूँ लेक्चर के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोग मुझे बुलाते हैं। जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनके कार्यक्रम वो लोग बुलाते हैं, सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम में बुलाते हैं। तो जब कार्यक्रम के बाद वहाँ आपस में बैठक होती है, भोजन के समय या चाय के समय, नाश्ता के समय, तो वहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बुद्धिजीवी ही आपके खान मार्केट में है और दिल्ली में ही है, बुद्धिजीवी हर जिले में है। तो वहाँ के लोग मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम बताते हैं। मतलब कई बार तो आश्चर्य होता है कि मैं दिल्ली में रह के यहाँ के लोग सोच नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम वास्तव में इससे अच्छी सोच तो वहाँ के लोगों की है। तो वहाँ की जब प्रॉब्लम फिर मैं चर्चा करता हूँ कि भाई आपके सांसद उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, आपके विधायक उठा रहे हैं, तो पता नहीं उठा रहे हैं, तो उनको ले दे के एक ही आशा दिखती है कि मैं उसको उठा दूं, अश्विनी कुमार उपाध्याय उठा दे। तो मैं उठा रहा हूँ और उसी का परिणाम है कि मेरे पास प्राइवेट केसेस लेने के बहुत कम टाइम, मतलब हमारे पास समय नहीं होता, मैं बहुत कम प्राइवेट केस कर पाता हूँ, फुल टाइम इसी में लगा रहता हूँ। हमारी पीआईएल का विरोध कर करके लोग अरबपति हो चुके हैं, करोड़पति हो चुके हैं। अश्विनी जी का घर कैसे चलता है? पीआईएल कर रहे हैं आप, अब प्राइवेट केस नहीं ले रहे हैं, एक होता है ना भाई कुछ पैसे आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए, घर भी चलना है। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना खुद का खर्चा है वो समाज उठा लेता है। जो लोग मुझे बुलाते हैं, मेरा आने जाने का टिकट देते हैं, मेरी रुकने की व्यवस्था करते हैं, वो पूरी व्यवस्था करते हैं। जहाँ तक मेरा घर चलने का है, तो मेरी पत्नी अध्यापिका है, उनका एक अब तो अच्छा वेतन आ जाता है, पहले तो बहुत कम वेतन हुआ करता। हाँ, मैंने सुना कि 8,000 पे आपने 1 लाख भारी पड़ गया 8,000 पे। हाँ, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो उनको उस समय 8,000 रुपये तनख्वाह थी। तो 2 बेटे थे, हमने कहा चलो छोटा सा घर बन चुका है 100 गज का, और 2 बेटे है ही हैं, बेटियां नहीं है, दहेज वहेज भी नहीं देना है, तो आप जो है नौकरी छोड़ते हैं। तो 1 लाख की नौकरी कुर्बान कर दी आपने। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं जब मारुति में था तो मैं जापानियों के साथ काम करता था, तो मैं जापानियों से बात करता था कि आपके यहाँ क्या है, तो उनके यहाँ जो चीजें थी मुझे लगता है यार हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो मैंने बहुत समय तक ना वाई एनालिसिस किया। अगर आप भी गूगल करिए 5W एनालिसिस या वाई एनालिसिस। आज मेरे सामने बैठा कौन है मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक इंजीनियर, एक पॉलिटिशियन, अन्ना हजारे से भी जुड़े थे आप, एक वकील, एक आम सोशल कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता। क्योंकि मैंने जो पढ़ा आपके बारे में, आपको जाना, मुझे ऐसा लगा कि आप इंजीनियरिंग छोड़कर आए, अन्ना हजारे से जुड़ गए। आखिर ये क्या था कि अन्ना हजारे से जुड़ गए आप? आपके सामने एक भारतीय बैठा हुआ है, भारत एक्सप्रेस पे एक भारतीय बैठा हुआ है, और इस भारतीय में सत्यता है, इस भारतीय में साहस है, इस भारतीय में भारत के प्रति समर्पण है। तो जो आपकी टैग लाइन है ना, सत्य साहस समर्पण, शायद ये भगवान ने मुझे भी दिया हुआ है और उसी का मैं उपयोग करके काम में लगा हुआ हूँ। मैं मारुति में था, अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में हुआ करते, मनीष जी जी न्यूज़ में हुआ करते थे, कुमार विश्वास जी जो है कॉलेज में हुआ करते थे, और फिर धीरे धीरे ऐसे फ्रेंडशिप बढ़ती गई, सबने अपना अपना काम छोड़ दिया। मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर बना और साथ में साथ काम करते रहे। 2013 में जो पहला चुनाव हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी कुछ दिनों के लिए, उसमें मैं इलेक्शन का इंचार्ज भी था। मैं सारा जो है इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन मैं ही देख रहा था उस समय, और भी लोग थे लेकिन मैं भी देख रहा था। 2014 मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, मैं बीजेपी में आया। बीजेपी में दिल्ली का प्रवक्ता रहा, 2 बार प्रवक्ता रहा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं मेरी पीआईएल में और पार्टी के उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है,
तो फिर हमने पीआईएल को कंटिन्यू किया, क्योंकि प्रवक्ता बहुत लोग बन जाएंगे, बहुत लोग बनने के लिए तैयार बैठे हैं, बहुत सारे लोग लालायित भी हैं। ये पीआईएल जो काम मैं कर रहा था, ये मुझे और कोई दिख नहीं रहा था करने वाला। कुछ लोग और लोग भी हैं, कुछ करते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत जुटा पाना शायद मुश्किल होता है। तो मैं करना चाह रहा था, उसमें मुझे कोई दिखा नहीं, तो मैंने कहा ये काम मैं अगर ये छोड़ दूंगा तो इसको करेगा कौन। इसलिए फिर हमने कहा कि नहीं हम। चलिए मैं अन्ना हजारे के बाद से शुरू करता हूँ। आम आदमी पार्टी में जब आप थे, मुझे जो जानकारी मिली कि आपने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ लिया कितने पैसे आए कहाँ से, मुझे पूरा हिसाब चाहिए, मुझे ये हिसाब चाहिए कि टिकट कैसे बट गया, तमाम चीज़ें आपने पूछ दी। मतलब जहाँ काम कर रहे, जहाँ से जुड़े हैं आप, वहीं के जो सुपर हैं, सुप्रीम, उनको सवाल कटघरे में खड़ा कर दिया आपने। नहीं, एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि 2014 का जो लोकसभा का चुनाव होना था, उसके पहले की स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी। तो उस स्क्रीनिंग कमेटी में 3 लोग थे, मैं था, योगेंद्र यादव जी थे और संजय सिंह जी थे। हम 3 लोगों का काम था कि जितने लोकसभा के लिए बायोडाटा आ रहे हैं उनको फिल्टर करना, उनको ऑडिट करना, उनको देखना। लेकिन उस समय ये भी कहा गया कि भाई ठीक है, सब लोग हजार नाम ले आओ, हजार लोगों की ईमेल आईडी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये जस्ट डाटा बैंक बनाने के लिए लोगों से कहा जा रहा है कि 1000 नाम, 1000 मोबाइल नंबर, जिसको भी अप्लाई करना है उसको अपने साथ, अपने फॉर्म के साथ 1000 लोगों का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका पूरा डिटेल। ये वोट बैंक के हिसाब से भैया 1000 आदमी आपके पीछे हैं। हाँ। तो कुल मिला के मुझे समझ में आया कि ये तो ईमेल आईडी कलेक्ट करने का तरीका है, मोबाइल नंबर कलेक्ट करने का तरीका है, जिससे उनके मोबाइल पे मैसेज जा सके, ईमेल कन्वे कर पाए, डेटा आपको मिल रहा है बस। हाँ। जो लोग वास्तव में इतनी मेहनत करके ला रहे थे उनको टिकट नहीं मिल रहा था। ये मेरी, इसीलिए मैंने मुझे दुख था और मैंने कहा भी भाई आप क्या कर रहे हो। अच्छा, उस समय क्या था कि मतलब पैशन था आम आदमी पार्टी के, इतना बड़ा क्रेज था, लोग बिहार से, बंगाल से, उधर से, मतलब ठंड, उस समय मुझे याद है फॉग चल रहा था, 24 घंटे ट्रेन लेट चल रही थी। ठीक है, उस समय टिकट इतने महंगे होते थे, उस समय फ्लाइट पे लोग नहीं चल रहे थे, और गरीब आदमी फ्लाइट पे चल भी नहीं सकता। अब लोग अपने अपने क्षेत्र के बेचारे कर्मठ लोग जो सामाजिक कार्य में लगे हैं, वो 1-1000 लोगों का नाम इकट्ठा करना, उनके मोबाइल डेटा इकट्ठा करना, और 24 चले हैं और बिहार से पहुंचे हैं 3 दिन के बाद, ट्रेन इतनी लेट हो गई है। और देखने के बाद मुझे समझ में आया यार ये तो मजाक बन रहा है इसका, इसको बेचारे को टिकट तो मिलेगा नहीं। टिकट तो पहले से तय हो चुका है कि बरेली में किसको मिलना है, किसको मिलना है, तौकीर रजा को कहाँ मिलना, फलाने को कहाँ मिलना, हमें समझ में आ रहा था वो। इसलिए मैंने कहा था कि आप तमाशा मत करिए, जब आपको टिकट ऐसे ही बांटना है और ऐसे लेन देन करके ही करना है, अपने हिसाब से करना है, तो लोगों को कम से कम इतना टॉर्चर मत करिए। ये मैंने तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपोज किया, भाई या तो तुम पार्टी में रहो या फिर पार्टी छोड़ो। हाँ, उन्होंने तो ऐसे बोल दिया कि इनको खुद को टिकट चाहिए, इसलिए शायद ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब अब कुछ भी आदमी को, क्योंकि भारत में झूठ बोलना कोई अपराध तो है नहीं, तो कोई भी झूठ बोल सकता है। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच कम, यहाँ फ्रीडम ऑफ झूठी स्पीच ज्यादा है, तो वो कुछ भी आरोप लगा दें। लेकिन आम आदमी पार्टी में को सबसे पहले छोड़ने वाला मैं ही हूँ। हमारे बाद बाकी लोगों ने तो पहले चुनाव लड़ा, 2014 का लोकसभा लड़ा, और लड़ने के बाद हारने के बाद छोड़ा, और अभी भी लोग छोड़ने वाला सिलसिला भी चल ही रहा है। मैं था जो न चुनाव लड़ा न कुछ किया। जैसे मुझे मालूम है कि आपने CIA एजेंट बता दिया था अरविंद केजरीवाल को। देखिए, फंडिंग जिस तरीके से आ रही थी उसमें डाउट हो रहा था। ये तीनों बीमारियां हैं। चले, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि आप अब बीजेपी में हैं, बीजेपी में रह के बीजेपी के कई सारे ऐसे कानून हैं, मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप चैलेंज करते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है बैलेंस करने में कि पार्टी की तरफ से भी कुछ बात आ जाए, फिर आप कहाँ कैसे मैनेज कर पाते हो? नहीं, पहली बात तो मुझे इस बात का गर्व है कि बीजेपी में रहते हुए मुझे इतनी लिबर्टी है कि मैं PIL फाइल कर सकूं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो वहां का ऑफिस बियरर है या पदाधिकारी है या जो कोई एक्टिव व्यक्ति है, वो PIL नहीं करता, उसको लिबर्टी नहीं है। आप, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी और कांग्रेस के पास दिग्गज वकीलों की फौज है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के किसी वकील ने 2-4 विषयों पे जनहित के मुद्दों PIL कर दिया हो? CPI इतनी पुरानी पार्टी है, वामपंथियों की बहुत पुरानी पार्टी है, किसी वामपंथी ने बताओ 2-4 PIL फाइल कर दिया हो? बाकी और भी समाजवादी पार्टी है, BSP है, और भी पॉलिटिकल पार्टी है, कहाँ के लोग करते हैं? नहीं करते हैं। आपको लिबर्टी है? मुझे लिबर्टी है। आज तक कभी नहीं कहा गया कि भैया तुम PIL छोड़ना बंद कर दो, बिल्कुल नहीं कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं विषय उठाता हूं, पार्टी उसको समझती है कि हाँ भाई विषय आवश्यक है। अगर पार्टी को लगता कि नहीं ये विषय देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, तो मुझे टोकती। मुझे आज तक कभी नहीं टोका गया। एक चर्चा में आप आया था आपका हेट स्पीच जंतर मंतर में, जैसे लेकर काफी बवाल हुआ। आप शायद हो सकता है हिरासत में भी रहे उसमें। तो मुझे ये जानना है आपसे कि भाई आपने ये भी PIL दाखिल करके रखा है कि भाई जाति धर्म से जो वोट मांगते हैं उन लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए।
अब आप खुद वहां हेट स्पीच कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ आपने बहुत जबरदस्त नारेबाजी की आपने। हाँ, नारेबाजी की। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप आगे भविष्य में आपको टिकट देती है बीजेपी, अगर राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधायक कहीं से भी, तो फिर ये कैसे होगा? क्योंकि आप तो वहां कह रहे हैं कि भाई उन लोगों को हटा दो। नहीं नहीं जी नहीं, वो एक कहते हैं भारत में फेक न्यूज का पूरा बाउंडर चलता है, फेक न्यूज का तूफान चलता है, उस तूफान में बाकी चीजें लोगों को दिखती नहीं है। जंतर मंतर पे कार्यक्रम था 8 अगस्त को, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे, और उस पे हम लोग गए थे, हमने अंग्रेजी कानून जलाए। हम हर साल 8 अगस्त को जो क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ, हम पिछले कई वर्षों से 8 अगस्त को अंग्रेजी कानून जलाते थे। और मुझे खुशी है कि सरकार ने 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म किए हैं, 1,500। वहां जंतर मंतर पे कार्यक्रम हुआ, हमने अंग्रेजी कानूनों की होली होली जलाई और कार्यक्रम करके मैं चला गया। 12 बजे मैं गया स्टेज पे, 1 घंटे मैंने भाषण दिया, 1 बजे मैं चला गया। 3-4 बजे के आसपास, शायद 4 बजे के आसपास कोई आया, जहां मेरा बैनर लगा हुआ था, मेरे बैनर के सामने खड़े होके, मतलब जहां मेरी फोटो दिख रही थी बैनर पे, उसके सामने 2-4 लोगों ने कुछ नारे लगाए। उसके बाद वो FIR हुआ। तो मुझे तो केवल इसलिए उसमें बीच में डाल दिया गया कि ये कार्यक्रम मैंने किया था। सच्चाई है, न मैं ऑर्गेनाइजर था, न मैं केवल अकेला वक्ता था। ऑर्गेनाइजर एक संस्था अलग थी, वक्ता वहां बहुत सारे आए हुए थे, मैं भी उनमें से एक वक्ता था। मैं भी भाषण दिया, 12 बजे मंच पे पहुंचा और लगभग 40-45 मिनट, 12:45 के आसपास तूफान आया, बारिश हुई, मैं वहां से चला भी गया, पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया। भाषण देने वाले कोई और। मतलब वहां नारेबाजी नहीं हुई थी, आप यही कह रहे हैं? नहीं, नारेबाजी हुई, आपकी तरफ से कोई हेट स्पीच? हमारी तरफ कुछ हुई नहीं है। हमारे ऊपर आरोप ये लगा कि ये जो कार्यक्रम हुआ, वो बैनर, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पीछे मान लीजिए कोई बैनर लगा हो, किसी नेता का बैनर हो, ठीक है, तो उसको कर दिया जाए। तो जब मामला कोर्ट में गया तो उस समय यही हुआ कि भैया ये बताओ, जिस वीडियो की बात हो रही है उसमें अश्विनी उपाध्याय कहीं है नहीं। अब मेरी फोटो, मेरा बैनर कहीं खड़ा हो, मेरी होर्डिंग कहीं खड़ी हो, उस होर्डिंग के सामने आके कोई आदमी नारा लगा दे, उसके लिए मैं कैसे? बेल भी मिल गई, तुरंत ही बेल मिल गई, तुरंत बेल मिल गई, तुरंत बेल मिल गई। कोर्ट ने भी शायद माना कि आप इतने PIL। और इंटरेस्टिंग आपको बता दूं, हेट स्पीच के ऊपर मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL है, इसलिए मैं कह रहा था। और मैंने PIL फाइल करके, उस घटना के पहले से मेरी PIL चल रही थी। मैंने मांग किया था कि भारत में हेट स्पीच डिफाइन नहीं है, इसलिए हेट स्पीच, वास्तव में जो हेट स्पीच करते हैं उनको सजा नहीं हो रही है, और जो कई बार ऐसा होता है जो नहीं करते उनको जेल में डाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, ठीक है, उसको सजा हुई? कहां सजा हुई? नहीं हुई, वो तो विधायक बन के बैठा हुआ है। तो मैंने अब भाई सांसद बन के बैठा हुआ है। सबसे बड़ा जो हेट स्पीच का डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बैठा हुआ है आराम से, एक सांसद बना हुआ है, एक विधायक बन के बैठा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा। तो हमने PIL फाइल किया था कि कानून में खामियां हैं, कानून में क्रिस्टल क्लियर जो है उसमें व्यवस्था नहीं, इसलिए कानून बनना चाहिए। ये मेरी PIL है, और उस पर भी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना मेरा काम नहीं, सरकार का काम है, सरकार इस पे देख ले। देश दिया है सरकार को कुछ। अभी जजमेंट आया सुप्रीम। अब मुझे अश्विनी जी ये बता दीजिए, इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है कि आप जिस पार्टी में है, हिंदुत्व का एजेंडा लिए चलती है, अब जहां भी अभी चुनाव हुए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह कहा गया कि भाई सनातन को बचाना है, तमाम चीजें हैं। तो जो आपने PIL दाखिल किया है कि भाई जो लोग ऐसी बातें करते हैं, जाति, समाज, धर्म की बात करते हैं, उनको अयोग्य घोषित किया जाए, पार्टी थोड़ा संशय में तो नहीं आ जाती है आपके इन PIL से? ऐसे नहीं, पार्टी इस समय, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, ठीक है, तो उसमें 4 लोग आए, 4 लोग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने कैंडिडेट की वहां इतने मतलब मारामारी है टिकट की, कि अगर 2-4 लोग अयोग्य हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने PIL फाइल किया कि एक MLA MP कोर्ट बननी चाहिए हर जिले में, और सांसद विधायक का मुकदमा 1 साल में डिसाइड होना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक 500 सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है, जिनके केस चलते ही नहीं थे उनका भी डिसाइड हो गया। उदाहरण के लिए अतीक अहमद का केस पहले नहीं चलता था, कोई जज सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई गवाह आने के लिए तैयार नहीं, उसका डिसीजन आना शुरू हो गया। आजम खान, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग जिनके केसेस को जज फाइल को हाथ लगाने जज डरते थे, हिचकते थे, अपना वेट करते थे कि यार 3 साल मेरा टाइम पूरा हो जाए, मैं चला जाऊं, कोई और आएगा फिर देखेगा। उनके केस भी डिसाइड हुए। और 500, मुझे कभी पार्टी नहीं बुला यार, अच्छा जो 500 सांसदों विधायकों की सदस्यता गई है, जिनको सजा हुई है, उसमें हर पार्टी के लोग हैं, तो बाकी लोग तो नहीं, लेकिन किसी ने मुझे नहीं टोका। चलिए, अब आपने बता दिया, अतीक अहमद का नाम ले लिया, क्या कभी कोई धमकी आई अश्विनी जी? क्योंकि आप जिनके खिलाफ PIL कर रहे हैं, बड़े नामी और दिग्गज हैं सब लोग। देखिए, धमकी एक आई हो तो आपको बताऊं,
हमने आर्टिकल 370 चैलेंज किया, हमने आर्टिकल 35 चैलेंज किया, हमने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया, हमने पॉलीगैमी चैलेंज किया, हलाला चैलेंज किया, मुताह चैलेंज किया, मिस्यार चैलेंज किया, तहर्रुश चैलेंज किया, तलाक हसन चैलेंज किया, तलाक हसन चैलेंज किया, तलाक बाइन चैलेंज किया, तलाक किनाया चैलेंज किया, हमने वक्फ एक्ट चैलेंज किया, हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज किया, हमने कन्वर्जन को चैलेंज किया, हमने लफ्ज जहाद को चैलेंज किया। तो हमने घुसपैठ को चैलेंज कर रखा है, घुसपैठियों को बाहर निकालो, अब पूरा नेशन वाइड मुद्दा बन चुका है। पहले लफ्ज जहाद की चर्चा नहीं होती थी, अब लफ्ज जहाद चर्चा हो रही है। हमने बहुत पहले इस पे पीएल फाइल किया, पहले कन्वर्जन पे चर्चा नहीं हो रही थी ठीक से, लेकिन हमने कन्वर्जन बहुत पहले पीएल फाइल कर रखा है। तो ऐसे अनेक विषय हैं। तो जब जब मैंने पीएल फाइल किया तो कभी छोटी सी धमकी आई, कभी डायरेक्ट आई, कभी इनडायरेक्ट आई, लेकिन अब वो धीरे धीरे पार्ट हो गई। मेरा ये मानना है कि जब तक मैं हूँ, जब तक भगवान ने डिसाइड किया मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, अपना काम करता रहूंगा। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, अरे जब सिक्योरिटी इंदिरा जी को नहीं बचा पाई, सिक्योरिटी राहुल जी को नहीं बचा पाई, सॉरी राजीव जी को नहीं बचा पाई, ऐसे कितने और भी लोगों को नहीं बचा पाई, तो हमको सिक्योरिटी कहां से बचा लेगी। अब सिक्योरिटी के डर से और थ्रेट के डर से हम अपना काम करना छोड़ दें। एक तो जीवन मिला है, अगली बार पता नहीं इंसान बनूंगा कि नहीं बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा। तो जो मिला है मैं उसको अच्छी तरीके से जीना चाहता हूँ। नहीं, कोई एक नाम मैं जानना चाह रहा था, कोई बड़ा नाम जो आपको लगा कि भाई इसने धमकी दे दी है। अब नाम क्या लेना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया में नहीं है, इसलिए उनको नाम क्यों लेना। उनके बिहाफ पे किसी ने बोला भी तो, लेकिन अब वो लोग खुद ही इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं, इसलिए उनका नाम बताने कोई फायदा नहीं। चलिए, मैं आपसे और भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम चीज़ें हैं, आप मतलब ऐसे ऐसे आपने मुद्दे उठाए जो देश को हिला दिया, ईसीसी का मुद्दा हो, ठीक है, आपने ट्रिपल तलाक की बात की, इसमें आपका पीआईएल बहुत मायने रखता था, आपके पीआईएल को बहुत मायने लिया गया या फिर उसका इम्पैक्ट दिखा है, क्या था इसमें, आपको क्या लगा? ट्रिपल तलाक के इश्यू पे क्या हुआ, जब मैंने पीआईएल फाइल किया उस समय टीएस ठाकुर साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे। पीआईएल हमेशा सीजीआई के यहाँ जाती है। तो जब मैंने चैलेंज किया तो ठाकुर साहब ने बोला कि मिस्टर उपाध्याय, आपकी कम्युनिटी में ट्रिपल तलाक तो होता नहीं। हमने कहा साहब हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन ये तो जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी का मामला है। तो बोले नहीं, एक काम करिए, जब कोई पीड़ित आएगी तब देखेंगे। और सीजीआई टीएस ठाकुर साहब का ये जो स्टेटमेंट था वो सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे छप गया कि ट्रिपल तलाक को चैलेंज किया गया, और कोर्ट ने बोला है कि कोई पीड़ित आएगा, कोई पीड़िता आएगी तब हम देखेंगे। लकली जो है पीड़िताएं आ गई सामने, और फिर पीड़िताओं की तरफ से पिटीशन हो गई और सामने फैसला आ गया। फिर बाद में एक पीड़िता के मैंने अपीयर भी किया, उसमें जो जजमेंट है ट्रिपल तलाक का, उसमें एक लाइन में भी मुझे अप्रिशिएट भी किया गया कि हाँ, मिस्टर उपाध्याय का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने सुना कि आपने बेटे का भी केस लड़िया और कोर्ट ने आपसे पूछ भी लिया था, सीजीआई साहब ने, कि बेटा है क्या आपका? वो मेरे छोटे बेटे ने चैलेंज किया है ड्रग एंड मैजिक एक्ट। एक अंग्रेजों के जमाने का कानून चल रहा है, और उसके कारण ना बहुत सारा जो हमारी भारतीय चिकित्सा व्यवस्था उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो उसको हमने चैलेंज किया। तो उसमें पिटिशनर, चूंकि बेटे ने मुझे मदद किया था, तो मैंने कहा भाई तुमने इतना काम किया, रिसर्च किया, तो तुम अपने नाम पे कर दो। तो वो पिटिशनर है, मैं उसका वकील हूँ। तो उस दौरान उन्होंने बोला कि पिता पुत्र दोनों आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे, ये तो छोटा बेटा है मेरा नितिन, जिसने ड्रग एंड मैजिक एक्ट को लिया। मेरा बड़ा बेटा निखिल, उसने ज्ञानवापी में वो पार्टी है, तो मैं उसका वकील हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां मेरे दोनों बेटों में से कोई ना कोई एक पिटिशनर है और मैं उनका वकील। तो पिता के नक्शे कदम पर दोनों बेटे? हाँ, दोनों बेटे भी अब लाके फील्ड में आ गए। मेरा बड़ा बेटा भी इंजीनियर बनना चाहता था, उसने जेई क्रैक भी कर लिया था, बड़े अच्छे उसके 97-98 परसेंटाइल भी आए थे उस समय, लेकिन एडमिशन लेने की बजाय वो फिर लॉ में आ गया। छोटा बेटा मेरा स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता था, अब उसको भी पता नहीं, एकाएक 10वीं के बाद उसने भी किया कि नहीं अब हम साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, हम भी इसी में आ जाते हैं। तो दोनों बेटे ही हमारे इसी लॉ के फील्ड में आ गए। टैक्स रिफॉर्म को लेकर भी आपने शायद पीआईएल दाखिल किए, जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ टैक्स नहीं दी जाती है, और वो बहुत करोड़पति आदमी, बहुत पैसे वाले आदमी है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। हाँ, एक इनकम टैक्स एक्ट में एक व्यवस्था रखी गई कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट के, हाँ, उनको जो है उनको टैक्स में उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उसका खूब दुरुपयोग हो रहा है। जब ये नोटबंदी हुई थी ना, हेलीकॉप्टर में कैश भर भर के नॉर्थ ईस्ट गया, और चूंकि वहां के लोगों के ऊपर टैक्स लगता नहीं, उनके खाते में जमा किया गया और कुछ उनको परसेंटेज देके वो पैसा वापस ले लिया गया। सारा ब्लैक मनी व्हाइट हो गया। ऐसे ही यहाँ के जो बड़े चालाक टाइप के लोग हैं, वो टैक्स से बचने के लिए वहां के जो ट्राइबल्स हैं उनको अपना पार्टनर बना लेते हैं। क्यों? उसको नंबर 1 पर रख देंगे फॉर्म में, अपना नंबर 2 हो जाएंगे, तो जितनी इनकम आएगी उसके नाम पे आएगी और फिर उसको टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसलिए मैंने कहा
कि ये जो इनकम टैक्स की छूट दी जा रही है ये बिल्कुल गलत है, इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। इसका एक दूसरे तरीके से भी हो, अभी जब वक्फ एक्ट के ऊपर बहस हो रही थी तो गृह मंत्री जी ने बताया कि 39-40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है, वक्फ बोर्ड के पास कब्जा है। हमने तो 10 ही लाख एकड़ बताया था। हमने एसआईआर की पीआईएल फाइल किया तो हमने अपनी पीआईएल में कहा था कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है। अभी केवल 12 राज्यों में एसआईआर हुआ और 13 करोड़ वोट कट चुका है। तो हम तो कम आंकड़े देते हैं। हमने तो कहा था अपनी पीआईएल में केवल 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, अभी संख्या उनकी ज्यादा आएगी अगर ढंग से अगर एनआरसी। अच्छा, मैं आपसे यही पूछा था, एसआईआर बाद में आया आपके पीआईएल के पहले, या आपका पीआईएल पहले चला गया था? अब घुसपैठ के मुद्दे जो भी मैं आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए बहुत सीधी सी बात है, घुसपैठ की मेरी पीआईएल 2017 से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था तब। तो हम उसका असर मान सकते हैं कि भाई आपके पीआईएल इतना चर्चा में आ गया कि घुसपैठ का मुद्दा बन गया। यहाँ मैं ये कह सकता हूं कि वो भी एक पॉइंट है, वो भी एक पॉइंट है। लेकिन उसके बाद चूंकि गृह मंत्री जी ने बोला, प्रधानमंत्री जी ने बोला, तो उससे और ज्यादा वो इश्यू इनलार्ज हो गया। मैंने फ्रीबीज की पीआईएल फाइल किया, मुफ्तखोरी रोकने की। जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तो उस समय भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन वो आम जनता की भाषा में ज्यादा पॉपुलर तब हुआ जब मेरी पीआईएल जनवरी मैंने फाइल किया और अप्रैल या मई के महीने में प्रधानमंत्री जी कोई रैली कर रहे थे, जब उन्होंने कहा रेवड़ी कल्चर हमें रोकना है। वो रेवड़ी का हमने शब्द लिखा हुआ था, फ्रीबीज को रेवड़ी कहते हैं, ऐसा मैंने अपनी पीआईएल में लिखा था। लेकिन तब वो इतना पॉपुलर नहीं हुई मेरी पीआईएल। जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि रेवड़ी कल्चर रोकना है, तब उस पीआईएल की ज्यादा चर्चा हो गई। फिर वो 2 जजों की बंद से 3 जजों की रेफर हो चुकी है। और दुर्भाग्य देखिए कि अभी वो मेरी पीआईएल पेंडिंग है। जो पहले 150 लाख करोड़ का कर्जा था, वो भारत के ऊपर अब 250 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। हर एक छोटे बच्चे के ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है। तो जन्म लेने के साथ ही जन्म लेने के साथ, हाँ, वो मतलब गर्भ में बच्चा आ रहा है तो 1.5 लाख के कर्जा उसके ऊपर लग जा रहा है। ये स्थिति हो रखी है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। अश्विनी जी, मैं 1-2 सवाल और करूंगा आपसे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी अगर भारतीय सिस्टम में हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि किस पे आप पीआईएल करने वाले, कौन सा सिस्टम बदलने की कोशिश और करेंगे आप? देखिए, मैंने गुलामी का नाम मिटाना चाहिए, उस पे मैंने पीएल फाइल किया। और क्यों करना चाहिए? जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है, वो स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन इस्लामिक ग्रंथों में है, वो उसी नाम से पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन रामायण में है, महाभारत में है, वो उस स्थान उस नाम से नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगा, ठीक है। अब वो 5 गांव को आप ढूंढिए, भारत के नक्शे पे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गजप्रस्थ गाजियाबाद हो गया, तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया। तो हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि यार महाभारत तो काल्पनिक घटना है। पांचाल राज्य था जहां पांचाली ने जन्म लिया, अब वो पांचाल आपको भारत के नक्शे पर नहीं मिलेगा, वो तो फर्रुखाबाद हो गया। भारत में सभी मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर हो, इसके ऊपर जस्टिस विद इन ईयर हो, इसके ऊपर मेरी पीआईएल है। फर्जी शिकायत, फर्जी एफआईआर, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एफिडेविट को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, इसलिए मेरी पीआईएल है। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को, और फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, ये जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, इसके ऊपर मेरी पीआईएल है। गुलामी की टैक्स व्यवस्था को बदला जाए और 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाए। मेरा ये कहना है कि ये टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, इनकम टैक्स, ये जो पूरा कानून का मकड़जाल है ना, इसको खत्म किया जाए। आप जरा सोचिए, जब भारत में चाणक्य के समय में केवल 1 नेशन 1 टैक्स था, हमारी जीडीपी 40% थी, राइट। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाते थे, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। हमने उस सिस्टम को नहीं छोड़ दिया, हमने गुलामी की टैक्स व्यवस्था को अपना लिया। पूरा मकड़जाल, रोड टैक्स, टोल टैक्स, वैट, टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी। और सुनिए, इतना सब होने के बाद भारत कर्ज की रानी बना हुआ है, 250 लाख करोड़ का कर्जा है, और जीडीपी 10% भी क्रॉस नहीं कर रही है। इसलिए हमने कहा है कि 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाए। ऐसे ही व्यापार व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है। व्यापार के नाम पे हुक्का बार खुल रहा है, बियर बार खुल रहा है, डांस बार खुल रहा है, सट्टा बार खुल रहा है, कैसीनो खुल रहा है, ठेका देसी शराब, ठेका अंग्रेजी शराब, ठेका पता नहीं क्या क्या खुलता चला जा रहा है। उसके ऊपर मेरी पीआईएल है। भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार है, 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं, उसके खिलाफ मेरी पीआईएल है। इसी तरीके से भारत में मिलावटखोरी के कारण साल में 2 लाख लोग मर जाते हैं बीमार होकर, उसके ऊपर मेरी पीआईएल है। रोड एक्सीडेंट के कारण लोग साल में 2 लाख लोग मर जाते हैं, उसके ऊपर एक मेरी पीआईएल है। भारत में जमीन विवाद में 20 लाख लोग आपस में लड़ते हैं, हाथ पैर टूटता है, खेत के लिए, चक्रोट के लिए, मेड़ के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उसमें से 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है।
तो जमीन एक भारतीय संपत्ति संहिता बनाई जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए और जमीन कब्जा करने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया जाए, उसके ऊपर मेरी पीआईएल है। इतने पीआईएल अश्विनी जी, मुझे लग रहा है लोग मुद्दे ढूंढते हैं, आप मुद्दा आपको ढूंढते हुए पहुंच जाता होगा कि भाई इन्हीं के पास सोल्यूशन है मेरा। भारत में साल में 90 लाख लोग मरते हैं, उसमें से 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है, 25 लाख लोगों की। और ये जो 25 लाख अकाल मौत होती है उसमें से 10 लाख अकाल मौत पोल्यूशन के कारण होती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, ये जो 10 तरीके का पोल्यूशन है, साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। और ये जो पोल्यूशन का मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारे पास जमीन दुनिया की मात्र 2% है, हमारे पास पानी दुनिया का मात्र 4% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पे भी मेरी पीआईएल है कि भैया हम दो हमारे दो, लेकिन आप 3 से ही, हाँ, लेकिन चौथे बच्चे पर रोक लगाना जरूरी है, इसके ऊपर मेरी लेकिन आज जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं वही लोग आप कह रहे हैं कि नहीं भाई जनसंख्या थोड़ी बढ़ानी होगी, टीडीपी वाले लोग तो कह भी रहे हैं, वहां तो पैकेज शुरू कर दिया है कि भाई। एक चीज मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा, जो लोग कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ, मैंने उनके घरों में उनके परिवारों में पता किया, उनके भाई भतीजे उनके रिश्तेदार नातेदार कितना कर रहे हैं, कोई 3-2 से ऊपर नहीं जा रहा, सच्चाई है। चलिए मेरा ये आखिरी सवाल होगा, आप पीआईएल के लिए मशहूर हैं, आप सिस्टम के खिलाफ तो इतने पीआईएल कर रहे हैं, आपने नाम गिना दिए, कोई आम आदमी आपके पास आता है पीआईएल के लिए कि सर मेरी ये समस्या है, इस पर मैं पीआईएल दाखिल करता हूं, तो क्या आप उसकी मदद करते हैं? कोई पैसे, कोई चार्ज, कुछ भी? नहीं, हम पीएल फ्री ऑफ कास्ट करते हैं, पीएल में हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम सलाह भी दे देते हैं। एक्चुअली अभी क्या हो गया, धीरे धीरे अब आप लोग मेरा इंटरव्यू ले ले, कितना आपने पॉपुलर कर दिया है कि सबको लगता है कि हमारे पास हर बीमारी की दवाई है, ठीक है, हर बीमारी का इलाज है। ऐसा नहीं, बहुत सारे विषयों को आपको हाई कोर्ट लेके जाना होता है, लेकिन अब सब लोग सुप्रीम कोर्ट भगे आते हैं, तो कई बार उनको मना भी करना होता है। फिर हमारे पास भी आखिर 24 घंटे ही हैं, ठीक है, उसमें सोना भी है, नहाना भी है, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी भी करनी है, तो सारी पिटिशंस ले पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर भी जो नेशनल प्रॉब्लम होती है उसको मैं ले लेता हूँ। स्टेट लेवल की प्रॉब्लम के लिए मैं कहता हूँ भैया हाई कोर्ट चले जाओ, अपने हाई कोर्ट जाओ, मैं गाइड भी कर दूंगा, अपने वकील को पकड़ लो, मैं उसको थोड़ा कुछ उसके बेसिक्स बता दूंगा, इतना कर दूंगा। तो सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई आगे भी आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल। मेरा लक्ष्य है भारत में राम राज्य की स्थापना। मैं भारत में फिर से दोबारा वही व्यवस्था लागू करना चाहता हूँ। आज आप देखिए कि जो समस्या भारत में है वो चीन, जापान, सिंगापुर में नहीं है, जो समस्या भारत में है अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में नहीं है, जो समस्या भारत में है अमेरिका, रूस में नहीं है। भारत और इन देशों का अंतर ये है कि भारत में सांसद विधायक बदल रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, सिस्टम नहीं बदल रहा है। अदरवाइज ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको साल भर के अंदर उसको ठीक नहीं किया सकता। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, अभी वो कानून लागू करो, भारत में 90% भ्रष्टाचार खत्म। सिंगापुर में ड्रग कारोबार, ड्रग मैन्युफैक्चरर, ड्रग डीलर, ड्रग के होलसेलर, ड्रग के पेडलर, सबको फांसी होती है, वो कानून लागू करो भारत में, देखो ड्रग कारोबार खत्म। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। इसका मतलब बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। विश्वास नहीं है तो अपने कैमरामैन को पंजाब बॉर्डर भेज दीजिए, उत्तराखंड के बॉर्डर भेजिए, यूपी के बॉर्डर भेजिए, ये बलरामपुर जो देवरिया वाला बॉर्डर है वहां भेज दीजिए। आप झारखंड के बॉर्डर देख लीजिए, त्रिपुरा का बॉर्डर देख लीजिए, असम का बॉर्डर देख लीजिए, बंगाल का बॉर्डर देख लीजिए, गोवा का बॉर्डर देख लीजिए, महाराष्ट्र का बॉर्डर देख लीजिए, राजस्थान का बॉर्डर देख लीजिए, आप गुजरात का बॉर्डर देख लीजिए। आपके भुज की डेमोग्राफी बदल गई, आपके कच्छ की डेमोग्राफी बदल गई, आपके द्वारका की डेमोग्राफी बदल गई है। किसी भी भारत में किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को चेक कर लीजिए, डेमोग्राफी बदली हुई है। किसी भी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को चेक कर लीजिए, डेमोग्राफी बदली है। डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद। इनको रोकना जरूरी है। बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है। 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं पर डे, यानी साल में 3.5 लाख बेटियां हमारी कम हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो चुका है। 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों का अवैध कब्जा है। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के अवैध कब्जा कर लिया है। नदियों पे कब्जा हो रहा है, पहाड़ियों पे कब्जा हो रहा है। के खिलाफ लड़ाई आपकी जारी रहेगी? स्वाभाविक सी बात है, जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगा। लड़ने में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं चलता फिरता कहते हैं ना जनरल नॉलेज की किताब
उनके साथ बैठा हूं और तमाम चीजें आंकड़ों के साथ आप बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज आपने सुना अश्विनी कुमार उपाध्याय को, उनकी ऐसी ऐसी बातें कि आखिर वो सिस्टम से क्यों लड़ रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी थी कि इतना पीआईएल उन्होंने दाखिल कर दिया कि कोर्ट को भी कहना पड़ गया कि भाई आपके पीआईएल इतने ज्यादा हो गए कि हम परेशान हो गए, या तो इसके लिए मंत्रालय बनाना पड़ेगा या फिर अलग बेंच बनाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद अश्विनी जी का जो हौसला है वो डिगा नहीं है। वो अभी यही कह रहे हैं कि जब तक जिंदा है वो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कहीं का मुद्दा हो। देश के अलग अलग कोने में वो घूमते हैं और हर इलाके के मुद्दे को, परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं, और अगर वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के जरिए हल हो सकता है तो उसे वहां भी लाते हैं। यही कोशिश आगे भी रहेगी उनकी, और कह रहे हैं कि ये सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका, क्योंकि आए और बहुत कुछ बताया आपने। तो शायद आपकी बातों से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लॉ फील्ड के होंगे, वो आज इंस्पायर हो रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई आपके बेटे आपकी तरह बनना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो आपको देखकर इंस्पायर हो रहे होंगे। उनके लिए भी यही कहूंगा कि जरूर सीखें, जरूर बढ़ें, और अश्विनी जी की बातों पर गौर कीजिएगा। सिस्टम बदलना है और सिस्टम बदलने के लिए इनकी लड़ाई हमेशा निरंतर जारी रहेगी। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।